बहुत सारे पैदल बुद्धि के ऐसे रहते हैं जिनको थोड़ा सा भी बायोलॉजी में मैथमेटिक्स दिख जाता है तो उनका सिर चकराना चालू हो जाता है, दो चार ग्राफ दिख जाते हैं तो बेहोशी बेहोशी छाना चालू हो जाता है। लेकिन समझो थोड़ा सा, साइंस के स्टूडेंट हो, बायो में तुमको ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा सा मैथ देखने के लिए मिलेगा, बेसिक बेसिक, इसमें तो कितना ही हैवी लेवल तुमको ग्राफ दिखेगा भाई, बहुत बेसिक लेवल के ग्राफ्स होते हैं, लेकिन इतने आधे लोग को समझ में नहीं आता। थोड़ा सोच कर देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री में तुम कितने हैवी लेवल के न्यूमेरिकल क्वेश्चन और साथ ही साथ में ग्राफ से डील करते हो। जरूरी है क्योंकि प्लांट का जो ग्रोथ रहता है, हम लोगों ने अभी अभी इस टॉपिक में ही कवर किया था कल वाले क्लास में, कि ऑप्टिमम टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है, मतलब प्लांट के ग्रोथ के लिए भी ऑप्टिमम टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट रहता है। चला आग के अंदर में लेकर जाके झोंक दो प्लांट थोड़ी ना ग्रोथ करेगा वहां। अरे बात समझ में बहुत जाते, कुछ डिटेल था नहीं, लीनियर ग्राफ आता है, लाइन आता है, लाइन का एक्सप्रेशन ये होता है, इसे कंपेयर करके हम लोगों ने इसका एक्सप्रेशन बनाना था, ठीक है। और इस साइड में तुम्हारा सिग्मॉइड ग्राफ मिलने वाला होगा, इनिशियल वेट W0, फाइनल वेट WT, उसके बाद फिर यहाँ पे सिग्मॉइड ग्राफ मिलने वाला होगा, तीन उसके डिफरेंट फेजेस हो जाएंगे, लैग फेज, लॉग फेज और स्टेशनरी फेज। एक एक्सप्रेशन कैसे मिलेगा बोल लेते हैं, WT = W0 e to the power RT, बस, ठीक है। इज एन एग्जांपल ऑफ अरिथमेटिक ग्रोथ। तो ये इतना डिटेल इसमें चिपकाओ। अब हम लोग इससे रिलेटेड दो ग्राफ डील करने वाले रहेंगे, तो इक्वेशंस डील करने बहुत हैवी है नहीं, जब इक्वेशन जैसा का वैसा लिखूं मैं, वैसी का वैसा उसको याद कर ले। और दूसरा उपाय है ही नहीं, मैथमेटिक्स समझने बैठोगे उसके लिए तुम्हारा पूरा मैथमेटिक्स का क्लास 11 और क्लास 12 का सिलेबस उठाना पड़ेगा। इससे बढ़िया जो इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख दिया, जो ग्राफ प्लॉट कर दिया, एज इट इज रट्टा मार लो चुपचाप। चलो जल्दी, ठीक है भाई, चलो तो कंटिन्यू किया जाए कल वाले क्लास को। कल हम लोगों ने जो था ये चैप्टर तो स्टार्ट कर दिया था ठीक ठाक, क्या बोलना चाहिए, थ्योरेटिकल हम लोगों ने पार्ट्स कवर भी कर लिया, ठीक है। आज बेसिकली हम लोग इसके आगे के जो टॉपिक्स रहेंगे उसको कवर अप करने वाले रहेंगे। तो कल हम लोगों का जहां तक हुआ था उससे आगे के लिए आज हेडिंग लगाओ सीधा फेजेस ऑफ ग्रोथ। बेसिकली हम लोगों ने कल ग्रोथ को कवर किया था कि ग्रोथ के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं उसको हम लोग किस तरीके से एक्सप्लेन करने वाले रहेंगे, उसको हम लोग किस तरीके से डिस्क्राइब करने वाले रहेंगे। तो ग्रोथ जो रहता है वो मेजरेबल होता है, ग्रोथ जो रहता है उसके बारे में बाकी जो डिटेल्स है वो हम लोगों ने देख लिया। फैक्ट के बेसिस पे जितना तुमको याद हो जाए, जितना तुम्हारे काम के लायक दिखे, उतने को बस याद करते हुए चलना, क्योंकि बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बहुत ही बेसिक चैप्टर है। और मोस्टली जो एलिमेंट्स है यहाँ पे तुम्हारे थ्योरेटिकल पार्ट में होने वाले होंगे। तो इतने सारे थ्योरी है यहाँ पे, सारे थ्योरी को एज इट इज रटने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं, मैं तुमको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट लगे, जो लगे नहीं भाई कि इसको पहली बार देख रहे हैं या सुन रहे हैं या जान रहे हैं, या फिर जो ऐसा फील हो कि भाई ये एग्जाम में आ सकता है तो हमको वहां पे याद नहीं आएगा, इस केस में तुमको क्या करना है, तुमको जो थ्योरी है इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजों को नेग्लेक्ट करते हुए चलना, मतलब इग्नोर करते हुए चलना है। इतने थ्योरी है, थ्योरी को कितना याद करोगे, आ रहा समझ में। तो मेन हमारे लिए जो पॉइंट्स मेमोराइज करने के लिए हैं, सिर्फ उतने को ही तुमको भेजे में बिठाना है, बाकी इतना ज्यादा थ्योरी तुमको किसी भी हाल में इस चैप्टर के लिए याद नहीं करने। आ गया ये समझ में, ठीक है, क्लियर। चलो भाई, तो आज हम लोग यहां से अब आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के तरफ, और हेडिंग लगाओ फेजेस ऑफ ग्रोथ। फेजेस ऑफ ग्रोथ। ठंडी के महीने में आने के बाद इंसान थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता है और बॉडी एक्टिव रहता है। आज पहली बार मेरे को कोचिंग में नींद आ गया था 3 बजे वाले क्लास में। अगर मान लो किसी का रिकॉर्डेड छूटा हुआ रहेगा देखने के लिए, स्टार्टिंग में भाई मैं भी नहीं देखा हूं अभी तक जो वीडियो था, पता नहीं मैं नींद में था या फिर मैंने एक्चुअल में क्लास लिया हुआ। स्टार्टिंग का 10 मिनट जो था ये मेरे को भी होश नहीं था मैंने क्या क्या क्लास लिया हुआ है। एक्चुअली में आने के बाद में उस टाइम पे होता कोई नहीं है भाई, तुम्हारा क्लास ही आखिरी रहता, तुम्हारा ही क्लास पहले रहता, बीच में सारे लोग आकर के निकल जाते हैं, पूरे क्लास में अकेले रहना पड़ता है। तो आज 10 मिनट में पहले आ गया था, 10 मिनट पहले आया, थोड़ा सा कुर्सी में बैठा तो मेरे को हल्का सा नींद आ गया वहां पे। अब पता नहीं क्लास कैसे हुआ है, देख लेना उसको, जो भी है मिस्टेक तो हुआ ही नहीं है, जो भी हुआ रहेगा वहां पे या तो मैंने धीरे बोला रहेगा या कुछ हुआ रहेगा वहां पे, बाकी वो क्लास हो गया है ठीक ठाक, ठीक है। चलो, तो जितने लोग का रिकॉर्डेड बचा हुआ है देखने के लिए, वो लोग थोड़ा सा स्टार्टिंग के 10-15 मिनट अगर बोर लगना चालू है तो फॉरवर्ड मार देना सीधा, 10-15 मिनट बाद देखना। आगे क्या बोल रहा था मैं, फेजेस ऑफ ग्रोथ, क्लियर। तो फेजेस ऑफ ग्रोथ जो है इसमें बेसिकली हम लोगों को 3 टाइप से इसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, मतलब 3 फेजेस में इसको हम लोग को कवर करना है, क्लियर। तो पहले नंबर पे इसमें हम लोग देखेंगे फेज ऑफ मेरिस्टेमेटिक, क्लियर। इसी को हम लोग बोलते हैं फेज ऑफ फॉर्मेशन या फॉर्मिंग फेज, क्लियर। इसी को हम लोग बोलते हैं, और फॉर्मिंग फेज के अलावा सेल डिवीजन फेज, इसी को और क्या बोला जाता है, सेल डिवीजन फेज। तो ये हो जाएगा भाई तुम्हारे ग्रोथ का
पहले नंबर का फेज, मतलब ग्रोथ जब होता है तो सबसे पहले यही फेज आता है, ठीक है। फिर सेकंड फेज देखो, सेकंड फेज को हम लोग बोलते हैं, ये हो जाएगा फर्स्ट फेज, ठीक। सेकंड फेज, सेकंड फेज में हम लोग यहां पे लिखेंगे फेज ऑफ एलोंगेशन, फेज ऑफ इलोंगेशन। नेक्स्ट थर्ड फेज जो आएगा इसको हम लोग लिखेंगे फेज ऑफ मैच्योरेशन। क्लियर, ये समझ में आ चुका रहेगा। तो बेसिकली इन तीन फेजेस को लेकर के हम लोग को ग्रोथ को डिफाइन करना, मतलब एक्सप्लेन करना है। ग्रोथ जो रहता है वो तुम्हारे इन तीन फेजेस होकर गुजरेगा। सबसे पहले में आएगा तुम्हारा फॉर्मिंग फेज, सेकंड नंबर पे आ जाएगा फेज ऑफ एलोंगेशन, और थर्ड नंबर पे आ जाएगा फेज ऑफ मैच्योरेशन या फिर फेज ऑफ डिफरेंशिएशन। इसी को हम लोग फेज ऑफ डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो लिख लो फेज ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर, स्पेशलाइजेशन का ये फेज है। इसमें जो भी तुम्हारे सेल्स होने वाले रहेंगे, टिश्यूज होने वाले रहेंगे, ये स्पेशलाइज्ड होंगे। तो ठीक है, फिर ये तीन फेजेस को हम लोग को डील करना है वन बाय वन। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करो, सीधा सीधा इसको लिखते हुए चलते हैं। पहले नंबर का फेज हेडिंग लगाओ और ये आ जाएगा फेज ऑफ मैच्योरेशन, सॉरी मेरिस्टेमेटिक। पहले नंबर फेज ऑफ मेरिस्टेमेटिक। क्लियर, जाहिर सी बात है मेरिस्टेमेटिक फेज की बात किया जा रहा है, बोलने का मतलब ये तुम्हारे मेरिस्टेमेटिक सेल से ही रिलेट करने वाला होगा, सीधी सी बात है। कल मैंने तुमको ग्रोथ के बारे में बताया हुआ था, जब प्लांट ग्रोथ करता है तो उसमें बेसिकली तुम्हारे तीन टाइप के मेरिस्टेमेटिक सेल्स वहां पे यूज होते हैं। एक तो हो जाएगा तुम्हारा एपिकल मेरिस्टेम, ठीक, एक हो जाएगा तुम्हारा इंटरकैलरी, और एक हो जाएगा वहां से लैटरल। ये तीनों के बारे में हम लोगों ने कल डील किया हुआ था। एक बार मैं फिर डायग्राम बना रहा हूं, एक आध दो एलिमेंट नया बताऊंगा, तुम पुराने वाले डायग्राम में ही चिपका लेना उसको, ठीक है, ध्यान देना। और चाहो तो नया बना सकते हो डायग्राम। ये हो जाएगा एपिकल मेरिस्टेम। इसके बाद इस वाले रीजन में आ जाएगा तुम्हारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये हो गया इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्लियर, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसके बाद तुम्हारे दो और मेरिस्टेम आएंगे, एक तो हो जाएगा ये साइड में, इसको हम लोग बोल रहे हैं लैटरल मेरिस्टेम। इसको बोल रहे हैं हम लोग लैटरल मेरिस्टेम। वो पूरा ऐसे सराउंड करके रहता है, जो कि उसके गर्थ को बढ़ाने वाला होगा, मतलब उसके थिकनेस विड्थ को बढ़ाने वाला होगा, उसका डायमीटर बढ़ाने वाला होगा। क्लियर, तो बेसिकली ये तीन टाइप के तुम्हारे क्या हो जाएंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल हो जाएंगे। जिसमें से हम लोगों ने देखा हुआ था कि एपिकल मेरिस्टेम जो रहता है बेसिकली उसके दो मिलते हैं। एक तो हो जाएगा रूट एपिकल मेरिस्टेम जो तुम्हारे रूट में मिलेगा, और ये शूट वाले पार्ट का है, मतलब ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है। बुक में एक और चीज लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम रहता है, ये इंटरकैलेट बिटवीन, मतलब इंटरकैलरी मेरिस्टेम इंटरकैलेट, इंटरकैलेट बोलने का मतलब बीच में लोकेटेड है। कहां पे इंटरकैलेट, इंटरकैलेट मतलब बीच में लोकेटेड है, किसके, दो परमानेंट टिश्यू वाले रीजन के। जैसे ये तुम्हारा जो ब्लैंक रीजन दिख रहा है और ये ब्लैंक रीजन दिख रहा है, यहाँ पे तुमको क्या मिलेंगे, परमानेंट टिश्यू देखने के लिए मिलने वाले। और परमानेंट टिश्यू में तुम्हारा डिवीजन नहीं होता, डिवीजन होगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर मेरिस्टेमेटिक सेल में होने वाला होगा। और यहाँ पे ये एपिकल मेरिस्टेम ऊपर लेकर के जाने वाला होगा। यहाँ पे इसके लिए एक और टर्म चिपका लेना कि इंटरकैलेट, इंटरकैलेट ये इंटरकैलरी है, ये इंटरकैलरी है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरकैलेट बिटवीन बिटवीन टू परमानेंट टिश्यू या फिर रीजन, टू परमानेंट टिश्यू रीजन, ठीक है, या टू परमानेंट सेल रीजन। इंटरकैलेट बिटवीन टू परमानेंट सेल या फिर टिश्यू रीजन। आज कौन सा दिवाली है भाई जो इतना पटाखा फोड़ रहे हैं? ये कुछ लोग पगलाए रहते हैं, दिवाली के टाइम पे इतना पटाखा सुनने के लिए नहीं मिल रहा था जितना आज फोड़ रहे होंगे, पता नहीं आज क्या है फिर। क्लियर, तो ये बेसिकली तुम्हारे तीन टाइप से मेरिस्टेम होने वाले रहेंगे। इनके बारे में डिटेल मैंने तुमको कल वाले क्लास में बता दिया था, उसी को बार बार कितने बार रिपीट करोगे, फिर भी चलो एक बार मैं बता देता हूं।
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जनरली तुम्हारे क्या होते हैं, सेल डिवीजन होता है, इसमें तुम्हारे न्यू सेल्स बनकर के आएंगे। तो इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करोगे तो उसमें सारे के सारे वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो जाएंगे जो तुम्हारे न्यू सेल्स के होने वाले होते हैं। क्लियर? तो फेज ऑफ मेरिस्टेमेटिक इसमें क्या आ जाएगा, इन दिस फेज, दिस इज फर्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ, दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ। हाँ, एक चीज और फिर से रिपीट करवा दूं, किसी को बायो अगर रिवीजन करना होगा तो एप्लीकेशन से ना करना, उसको क्या है, वीडियो वगैरह एडिट करके यूट्यूब में उसको अपलोड किया गया है। ठीक है, तो जो भी वीडियोस तुमको, मान लो कि तुमको जो टॉपिक रिवीजन करना है उसके वीडियोस यूट्यूब में अगर अवेलेबल रहेंगे और ऐप में भी है, ऐप में तो भाई रहेगा ही रहेगा, वो तो तुम्हारा परमानेंट है, लेकिन अगर यूट्यूब में रहेगा तो उसको ज्यादा प्रेफरेंस देना, क्योंकि उसमें तुमको बेटर क्वालिटी में, पहली बात, दूसरा बेटर साउंड में, तीसरी बात क्या बोलते हैं, जितने भी हम लोगों ने क्लास के टाइमिंग पे टाइम वेस्ट किया हुआ, मतलब जो टाइम मैंने तुमको लिखने के लिए दिया हुआ रहे या फिर जिस टाइम पे मैंने बकवास कर दिया हुआ रहे, तो वो सारे टाइम को वहां से रिमूव करके तुम्हारे वीडियो अपलोड किए गए हैं। तो रिवीजन अगर करने का होगा तो यूट्यूब से किया करो, यूट्यूब से। ठीक है, यूट्यूब से किया करो, वहां पे तुमको सस्ता पड़ेगा, सीधी सी बात। क्लियर? चलो भाई, तो ये हो जाएगा इंटरकैलरी। इंटरकैलरी क्या हो जाएगा, इंटरकैलेट बिटवीन टू परमानेंट सेल या फिर टिश्यू रीजन। इंटरकैलरी जो तुम्हारा मेरिस्टेम रहता है, ये दो परमानेंट रीजन के बीच में आता है। वहीं हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ पे, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ या फर्स्ट स्टेप ऑफ क्या हो जाएगा, ग्रोथ। ठीक, इसमें होता क्या है, इन दिस फेज कंटिन्यूअस सेल डिवीजन अकर। मेरिस्टेमेटिक लिखो, मेरिस्टेमेटिक सेल डिवीजन अकर। मेरिस्टेमेटिक सेल डिवीजन अकर। अब मेरिस्टेमेटिक को फिर बार बार नहीं लिख रहे भाई, उसको तो पिछले में एक बार चिपका ही चुके हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बेसिकली तीन टाइप हो जाएंगे भाई, उसको कितना बार लिखोगे, एपिकल, इंटरकैलरी और ये क्या बोलना चाहिए, लैटरल। ठीक है, उसमें से मैंने तुमको डिटेल और लिखवाया था कि एपिकल मेरिस्टेम और क्या बोलना चाहिए, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये प्लांट के प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्राइमरी ग्रोथ में उसे गर्थ का ग्रोथ मत समझना, प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है एलोंगेशन, वो कितना लंबा होगा। क्लियर? और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल यही दोनों सेल होने वाले रहेंगे या यही दोनों टिश्यू रीजन होने वाले रहेंगे जो कि उसके लेंथ में इंक्रीमेंट लाएंगे। तो प्लांट के लेंथ में इंक्रीमेंट या फिर प्लांट के लेंथ के ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ, और प्लांट के गर्थ के ग्रोथ को या फिर प्लांट के विड्थ के ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ कौन करवाएगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। प्राइमरी ग्रोथ कौन करवाएंगे, दोनों सेल्स, एपिकल मेरिस्टेम भी और अच्छा लैटरल, सॉरी, गर्थ का ग्रोथ कौन करवाएगा, सेकेंडरी ग्रोथ कौन करवाएगा, लैटरल मेरिस्टेम, और प्राइमरी ग्रोथ कौन करवाएगा, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, ये चीजों को भी याद रखे रहना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो भाई, तो इन दिस फेज मेरिस्टेमेटिक सेल डिवीजन अकर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ दिस फेज, सबसे पहले ध्यान देना, जब हम लोगों को यहाँ पे ये बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, मैंने तुमको अभी बताया कि इसके वो सारे के सारे फीचर हो जाएंगे जो नए सेल के होते हैं, क्योंकि इस फेज में नए नए सेल्स बनकर के आएंगे और नए सेल के जितने फीचर्स होते हैं सारा कुछ यहाँ पे लिख सकते हो। तो सबसे पहले में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, जब नया सेल बनकर के आता है तो जाहिर सी बात है उसका जो सेल वॉल रहता है वो बहुत थिन होता है। ठीक है, थिकनिंग तो उसमें देखने के लिए मिलेगा नहीं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो रहते हैं इनके सेल वॉल बहुत ही थिन होते हैं। तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, थिन सेल वॉल ऑफ दिस सेल, या थिन सेल वॉल लिखो, थिन सेल वॉल पहले नंबर का। सेकंड नंबर, सेल वॉल थिन रहता है, लेकिन जो वो तो अभी मैच्योरिंग फेज में है ना भाई, मतलब मैच्योरिंग फेज में जाने वाला है, अभी उसको डेवलप करना है, ग्रोथ करना है। तो ग्रोथ करने के लिए उसको क्या चाहिए, प्रॉपरली न्यूट्रिएंट चाहिए, और न्यूट्रिएंट्स हमारा प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो इनके पास डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म, dense cytoplasm and dense protoplasmic content। ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, साथ ही साथ में डेंस प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट भी प्रेजेंट होंगे।
साथ साथ इनके जो न्यूक्लियाई होंगे वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट, मतलब नए नए बन करके आए हुए हैं। क्लियर? तो इसमें लिखना प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ठीक है, बुक में एक और चीज लिखा हुआ है और हम लोगों ने पहले भी एक बार पढ़ा हुआ है सेल वाले चैप्टर में, कि जो सेल्स रहते हैं इनके बीच में इंटरकनेक्शन रहता है। मतलब जो सेल्स रहते हैं वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं, और कनेक्शन किस चीज का बनता है? प्लाज्मोडेस्माटा का। क्लियर? प्लाज्मोडेस्माटा का। तो इसमें क्या हो जाएगा? एबंडेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटिक कनेक्शन, या ऐसे लिखो, लार्ज एबंडेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटिक कनेक्शन, या फिर प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, प्लाज्मोडेस्मेटा अगर रहेगा तब जाकर के सारे के सारे सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, और जो भी उनका ग्रोथ रहेगा वो मिल बांट करके वहां पे परफॉर्म करने वाले होंगे। तो ये हो जाएंगे भाई इसके लिए तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। किसके लिए बोलेंगे? तो ये फर्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ का। क्लियर? जिसको कि हम लोग मेरिस्टेमेटिक फेज बोल रहे हैं, या फिर तुम्हारा फॉर्मिंग फेज बोल रहे हैं, या फिर सेल डिवीजन फेज बोल रहे हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग चलेंगे सेकेंड फेज। ठीक, लिखो 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 लिखो, जल्दी लिखो। अच्छा, साइटोप्लाज्म है ना ये। स्पेलिंग काहे छूटता है इतना, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। डन, गुड। नेक्स्ट, सेकेंड फेज। फेज ऑफ इलोंगेशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सेकेंड फेज ऑफ द ग्रोथ। सेकेंड फेज ऑफ द ग्रोथ। भाई ये सेकेंड फेज हो गया ग्रोथ के लिए। अब इसके अगर कैरेक्टर, अब इसमें क्या लिखेंगे? इसमें तो और कुछ आएगा भी नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स लिख लो, 2-3 पॉइंट्स। फीचर्स, सबसे पहले इसमें होता क्या है? अब देखो, नए नए सेल बन चुके हैं, अब उन सेल को क्या करना है? थोड़ा सा और ज्यादा डेवलप करना है। तो प्रोमिनेंट सेल्स जो रहेंगे, या न्यू न्यू बॉर्न सेल्स जो रहेंगे यहाँ पे, वो जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे करके मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ना चालू करेंगे। तो जाहिर सी बात है उनके साइज में, उनके शेप में इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलने वाला होगा। तो ये जो फेज है, ये जो फेज है, यहाँ पे तुमको तुमको साइज ऑफ द सेल, शेप ऑफ द सेल इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। तो फीचर में सबसे पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? साइज एंड शेप ऑफ द सेल इंक्रीज। क्लियर? सेकंड नंबर, वॉल्यूम इंक्रीज। और वॉल्यूम के लिए कल हम लोगों ने देखा हुआ था, याद करो, वॉल्यूम के लिए क्या देखे हुए थे? वैक्यूलेशन। ठीक है, तो वॉल्यूम इंक्रीज के लिए, इसके लिए क्या हो जाएगा? वैक्यूलेशन। ये जैसे सेल है तो इसके वैक्यूल्स जो रहेंगे ये बड़े साइज के होना चालू हो जाएंगे। अब इनके पास स्टोरेज कैपेसिटी पहले इतने का था, अब जब इसका साइज मान लो बड़ा होकर के, ये इसका साइज मान लो बड़ा होकर के ये इतना हो गया। ठीक है, इतना हो गया, तो भाई अब लार्ज कैपेसिटी रखेगा ये स्टोर करने का। ठीक है, तो इसका स्टोरेज कैपेसिटी क्या हो जाएगा? उसमें से बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इस हिसाब से वैक्यूलेशन होता है। वैक्यूलेशन होता है कब? सेकेंड फेज में। ठीक है, क्लियर? वैक्यूल्स जो रहेंगे वहां पे, स्टोरेज पार्ट जो रहेंगे, उनका साइज तुमको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया यहां से। नेक्स्ट, इनमें सेल वॉल का नया डिपोजिशन स्टार्ट होता है, मतलब इनवर्ट। भाई सेल वॉल का ग्रोथ इनवर्ट होता है ना। ठीक है, सबसे पहले बाहर का सेल वॉल बनेगा, फिर उसके अंदर का, फिर उसके अंदर का, तो इनवर्ट ग्रोथ रहता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? न्यू डिपोजिशन, सॉरी, डिपोजिशन ऑफ न्यू सेल वॉल। क्लियर? सेल वॉल यहां से अगर नया डिपोजिशन हो रहा है, बोलने का मतलब सेल वॉल में क्या आ रहा है? थिकनिंग आ रहा है। क्लियर? तो थिकनिंग ऑफ सेल वॉल। थिकनिंग ऑफ सेल वॉल, बस बहुत है, इतना ही पॉइंट चिपका। ये हो जाएगा तुम्हारा किसके लिए? फेज ऑफ इलोंगेशन के लिए। लिखो लिखो, इसको लिखो जल्दी। फिर एक आखिरी थर्ड फेज लिखेंगे, फिर ये हो जाएगा
अच्छा एक काम करो ना, थर्ड फेज बहुत ज्यादा है नहीं, छोटा सा ही है, यहीं पे चिपका दे रहे हैं, एक साथ लिख लेना। तो थर्ड फेज यहां पे लिखते हैं फेज ऑफ मैच्योरेशन। इसमें क्या होता है, थर्ड फेज इन विच सेल्स और टिश्यू अंडरगो स्पेशलाइजेशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्लियर। बेसिकली डिफरेंशिएशन तुम्हारे दो 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 स्टेजेस में होंगे। पहले नंबर पे आता है इसमें से स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन, ठीक है, और सेकंड नंबर पे आ जाएगा फिजियोलॉजिकल। ठीक है, स्ट्रक्चरल में होता है क्या, परमानेंट शेप और साइज होता है। स्ट्रक्चरल में क्या होता है, परमानेंट शेप एंड साइज। अब वो चेंज नहीं होने वाला, जो शेप और साइज बन गया अब वो बन गया, ठीक है। फिजियोलॉजिकल बोलने का मतलब अलॉटेड, इनको अलॉट किया जाता है स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। तो स्पेसिफिक फंक्शन ऐसे लिखो, फिजियोलॉजिकल बोलने का मतलब एबिलिटी टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। ठीक है, एग्जाम्पल अगर इसका लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जो जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, ये जाइलम वेसल हो गया, फ्लोएम वेसल हो गया, भाई वो अब परमानेंट शेप, उनका साइज भी हो चुका है, साथ ही साथ में उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। जाइलम वेसल क्या काम करने वाला होगा, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करवाएगा। फ्लोएम वेसल क्या काम करवाएगा, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा, मतलब ट्रांसलोकेशन करवाने वाला होगा। तो उनका जो सेल है वो थर्ड फेज में पहुंच करके आगे बढ़ चुका है, जिसकी वजह से उनके सेल डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, उनका सेल का शेप साइज सब परमानेंट हो चुका है। साथ ही साथ में उनके जो बने हुए ऑर्गन्स हैं, उन सेल से बने हुए जो ऑर्गन्स हैं वो अब स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और ये होता है तुम्हारा थर्ड फेज ऑफ ग्रोथ, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ, सॉरी, फेज ऑफ मैच्योरेशन। आ गया होगा ये समझ में, छापो छापो, इतने को छापो। फिर हम लोग चलेंगे ग्रोथ रेट की तरफ, जल्दी लिखो। भले यहाँ पे तुमको 3-3 लाइन 4-4 लाइन लिखने के बाद लग रहा होगा कि हैवी है, कुछ हैवी नहीं है। एक बार इत्मीनान से रीडिंग मारोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कुछ भी नहीं लिखे हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा क्या लिखे हुए हैं भाई, सारा कुछ पढ़े हुए थे। सेकेंडरी सेकेंडरी फेज मतलब कि सेकंड नंबर का फेज, इसमें तुम्हारा जो सेल रहेंगे वो डेवलपिंग फेज में रहेंगे, सीधी सी बात है। मैच्योरेशन अचीव करने से पहले के केस की बात कर रहे हो वहां पे। तो एक सेल को खुद से भी एज्यूम कर लो, जब नया सेल बना हुआ रहेगा तब के केस में उसको पहले वाले फेज में कंसीडर करेंगे। जब वो तुम्हारा आगे थोड़ा मोड़ा डेवलप करना चालू करेगा तब हम लोग उसको दूसरे वाले में कंसीडर करेंगे। और तीसरे वाले में जब वो सेल स्पेशलाइज्ड हो जाए, जब वो स्पेसिफिक फंक्शंस करना, परफॉर्म करना चालू कर दे, तब के केस में उसको हम लोग बोलेंगे थर्ड फेज में, सीधी सी बात। आ गया होगा ये समझ में, ठीक है। चलो ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल में क्या लिखे थे, जाइलम फ्लोएम ना, जाइलम हो गया। लीफ, जो मिजोफिल सेल्स होते हैं, एक तो जाइलम सेल्स हो जाएंगे, जाइलम सेल्स के सेल्स हो जाएंगे तुम्हारे मिजोफिल सेल्स। मिजोफिल सेल्स का क्या काम होता है, उसका भी फोटोसिंथेसिस काम होता है करना, ठीक है, वो भी स्पेशलाइज हो चुका है, तो वो एक आ जाएगा। एक आ जाएगा तुम्हारा रूट हेयर, रूट हेयर मतलब समझ में आ रहा है, वो उसका स्पेसिफिक फंक्शन है क्या, मिनरल्स और वाटर वाटर को एब्जॉर्ब करना। तो बहुत सारे इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे तुम्हारे, जो इच्छा वो लिख लो, बहुत ज्यादा लिखने का कोशिश ना करो, क्योंकि इसको हम लोग को आगे में और डिटेल डील करना है। हालांकि ये जितने हम लोग एग्जांपल्स वगैरह लिख रहे हैं ये सब तुम लोगों ने पढ़ के आया हुआ रहेगा एनाटॉमी और तुम्हारे मॉर्फोलॉजी में, प्लांट्स में, ठीक है, क्लियर। चलो ठीक है भाई, बस इतना ही लिखना था। नेक्स्ट, ग्रोथ रेट। ठीक, ग्रोथ रेट, क्लियर है, हेडिंग लगाओ ग्रोथ रेट। हाँ ठीक है, क्लियर दिख रहा है।
ग्रोथ रेट, अब ग्रोथ रेट बोलने का मतलब प्लांट के ग्रोथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और मैंने तुमको साइंस में 11th आने के बाद से ही बता दिया है कि जब भी तुमको रेट वर्ड दिख जाए मतलब समझ लेना कि टाइम के रिस्पेक्ट की बात कर रहा है, सीधी सी बात। क्लियर? तो ग्रोथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या ग्रोथ पर यूनिट टाइम, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रोथ रेट। तो एक लाइन में चिपकाओ, ग्रोथ पर यूनिट टाइम। और ग्रोथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसी को हम लोग बोल रहे हैं ग्रोथ रेट। तो बेसिकली एनसीईआरटी की बुक में तुम्हारे दो टाइप से ग्रोथ ग्रोथ का डिटेल दिया हुआ है, और उसी के बारे में हम लोग को डिटेल देखना है। ठीक है, दो टाइप से ग्रोथ को हम लोग को डिफाइन करना होता है। पहले नंबर पे आ जाएगा तुम्हारा एरिथमेटिक ग्रोथ, और दूसरे नंबर पे आ जाएगा तुम्हारा ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। क्लियर? पहले वर्ड्स लिखो, फिर मैं इसके बारे में तुमको एक्सप्लेन करता हूं। पहले नंबर पे आ जाएगा इस पे अरिथमेटिक ग्रोथ। ठीक, और एक आ जाएगा यहां से ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। बहुत सारे पैदल बुद्धि के ऐसे रहते हैं जिनको थोड़ा सा भी बायोलॉजी में मैथमेटिक्स दिख जाता है तो उनका सिर चकराना चालू हो जाता है, दो चार ग्राफ दिख जाता है तो बेहोशी बेहोशी छाना चालू हो जाता है। लेकिन समझो थोड़ा सा, साइंस के स्टूडेंट हो, बायो में तुमको ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा सा मैथ्स देखने के लिए मिलेगा, बेसिक बेसिक। इसमें तो कितना ही हैवी लेवल का तुमको ग्राफ दिखेगा भाई, बहुत बेसिक लेवल के ग्राफ्स होते हैं, लेकिन इतने ही आधे लोग को समझ में नहीं आता। थोड़ा सोच करके देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में तुम कितने हैवी लेवल के न्यूमेरिकल क्वेश्चन और साथ ही साथ में ग्राफ से डील करते हो, और फिर भी बेसिक, यहाँ के बेसिक ग्राफ और बेसिक नंबर्स देख करके भी तुमको डर लगना चालू हो जाता है। मैक्सिमम लोगों की बात कर, सभी की नहीं। ठीक है, जिन लोगों को नहीं आता है, जो लोग एकदम कंफर्टेबल रहते हो मैथ्स को बायो में लेकर के, बायो में मैथ्स को लेकर के जो लोग बहुत कंफर्टेबल रहते हो उनका ठीक हाल है। ठीक है, बाकी जिनको अभी भी ग्राफ और साथ ही साथ में नंबर, इनसे डील करने में प्रॉब्लम होता है बायो में खास करके, तो भाई तुम्हारा मैथ भगवान के ही भरोसे में है। ठीक, चलो, तो अरिथमेटिक ग्रोथ एक आ जाएगा, एक आ जाएगा यहां से ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। अब ध्यान से समझो, मैथमेटिक्स में बेसिकली हम लोग ये अरिथमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं। इवन अरिथमेटिक ग्रोथ के बारे में तुम लोगों ने पिछले साल में पढ़ करके आया हुआ था, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है वही बेसिकली क्या है? अरिथमेटिक ग्रोथ है, सीधी सी बात। तो अरिथमेटिक ग्रोथ में तुम्हारे अरिथमेटिक एडिटिव एडिटिव ग्रोथ होता है। समझ में आ रहा है? मतलब जब बढ़ेंगे तो पहले एक बढ़ेगा, दूसरे बार जब बढ़ेगा तो भी एक ही बढ़ेगा। जैसे याद करो, जब हम लोग एपी पढ़ते थे तो एपी में क्या लिया जाता था? एक कॉमन डिफरेंस आता था जो कि हर एक टर्म को उसी वैल्यू के साथ में इंक्रीज करता था। आ गया ये समझ में? ठीक है, मान लो तुम्हारा कॉमन डिफरेंस 2 हो गया, तो हर बार जो तुम्हारा चेंज आएगा या हर बार जो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा वो कितने यूनिट से होगा? 2 यूनिट से होगा। ठीक है, तो इस टाइप के हम लोग ग्रोथ को बोलेंगे क्या चीज? अरिथमेटिक ग्रोथ। क्लियर? क्लियर। और एक आता है तुम्हारा ज्योमेट्रिक ग्रोथ। हालांकि ज्योमेट्रिक ग्रोथ से तुम डील नहीं किए हुए रहोगे क्योंकि तुम्हारे ये सिलेबस में 10th तक होता ही नहीं है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ अब सीधा देखने के लिए मिलता है मैथ्स वालों को क्लास 12th में। ठीक है, मैथ्स वालों को क्लास 12th में देखने के लिए मिलेगा, क्लास 11th में भी हल्का फुल्का में भी क्लास 11th है, तो जहां पे भी है तो मैथ्स वालों को ये देखने के लिए मिलता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। और ज्योमेट्रिक ग्रोथ में इसमें एडिटिव ग्रोथ होता है। एडिटिव मतलब पहले में मान लो +2 आ गया, दूसरे में भी मान लो +2 ही आएगा, तीसरे में भी +2 ही आएगा, तो इस हिसाब से ग्रोथ बढ़ते जाएगा। मतलब इंक्रीमेंट कांस्टेंट होता है। जबकि ज्योमेट्रिक ग्रोथ की अगर बात करो तो इंक्रीमेंट इसमें पावर के फॉर्म में आ रहता है, पावर के फॉर्म में। पहले में अगर मान लो 2 बनेंगे तो दूसरे में 4 बनेंगे, तीसरे में 8 बनेंगे, चौथे में 16 बन जाएगा। मतलब देख लो, 2 का पावर इंक्रीज हो रहा है, पहले 2, फिर 2 का पावर 2 मतलब 4, फिर 2 का पावर 3 मतलब 8, 2 का पावर 4 मतलब 16। इसका मतलब पावर के फॉर्म में इसमें क्या होता है? इंक्रीमेंट होता है। इस टाइप के इंक्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट। क्या बोलेंगे इसको? एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट। और इस टाइप के ग्रोथ को या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और इस टाइप के इंक्रीमेंट या ग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ग्रोथ या फिर कांस्टेंट इंक्रीमेंट। क्लियर है? क्लियर है इतना? तो ये था तुम्हारा बेसिक। अब यहां पे तुम्हारे बुक के जैसा दिया हुआ है वैसा ही हम लोग बनाना चालू करते हैं, ध्यान दो।
बस इतना ही लो, और ज्यादा नहीं लेते। बस इतना ही लेना है, ठीक है। 3-4 बना लो भाई, कितना ज्यादा बनाओगे, इसमें बहुत ज्यादा बनाने का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, बुक में तो वैसे भी दिया हुआ है और बहुत ही हलवा चीज है, वैसे भी समझ में आ जाएगी। क्लियर। देखो सबसे पहले होगा क्या, ये तुम्हारा एक सेल है, क्लियर। सेल अंडर को डिवीजन, वो गया डिवीजन में, डिवीजन में जैसे ही जाएगा इससे तुम्हारे दो नए सेल्स बन करके आएंगे, एक हो गया ये सेल और एक हो जाएगा ये सेल। अब इन दोनों सेल्स में से एक सेल जो रहेगा ये डिफ्रेंशिएशन में चला जाएगा, ये किसमें चला जाएगा, डिफरेंशिएशन में। तो ये तो सेल गया डिफरेंशिएशन में, बचा हुआ है ये सेल, मतलब डिवीजन फेज में कौन जा पाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक सेल। क्लियर है इतना, ठीक है। पहले एक सेल ने डिवाइड किया, डिवाइड करके दो सेल्स बनाया, दो सेल्स में से एक सेल जो था वो अंडर डिफरेंशिएशन चला गया, और एक सेल जो है वो डिवीजन के फेज में आगे अपने आप को कंटिन्यू करने वाला होगा, सीधी सी बात। क्लियर है, तो एक सेल चला गया यहां से डिवीजन में और एक सेल चला जाएगा डिफरेंशिएशन में। सेम, जब ये सेल अब डिवीजन में जाएगा तो ये सेल वापस से फिर दो नए सेल बनाएगा, ये तो यहां से कॉपी हो गया तो इसको मैं यहीं पे बना दे रहा हूं, ये आ गया वापस से। भाई जो डिफरेंशिएट हो गया वो तो वैसी का वैसी रखा हुआ रहेगा ना, वो वहीं पे रहेगा, वो तो आगे बढ़ेगा नहीं, वो ना अपना डेवलपमेंट करने वाला रहेगा ना कुछ। जैसे हम लोगों ने सेल साइकिल के केस में जी नॉट फेज देखा था, जी नॉट फेज में ही गया हुआ, ये वहीं पे रुका हुआ है शांति से। अब ये जो डिवाइडिंग फेज वाला जो सेल था, ये वापस यहाँ पे डिवीजन करेगा, डिवीजन करके दो नए सेल्स बनाएगा, और सेम प्रोसेस, एक आ जाएगा यहां से फिर वापस से डिफ्रेंशिएट कर जाएगा, और एक वापस से फिर से डिवीजन फेज में आगे चला जाएगा। ये जब डिवीजन करेगा तो इसके भी दो केसेस आएंगे, वही एक डिवीजन के लिए बचेगा और एक वापस से यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, डिफ्रेंशिएट कर जाएगा। तो ध्यान से देखो, ऊपर से नीचे जब आओगे तब के केस में तुमको बस सिर्फ और सिर्फ हर बार एक ही सेल बढ़ता हुआ आगे दिख रहा है, ठीक है। हर बार तुम्हारा कितना सेल आगे बढ़ते हुए दिख रहा है, सिर्फ एक, बाकी तो डिफरेंशिएट कर गए। आ गया होगा ये समझ में, ठीक। तो इसमें जो ग्रोथ हो रहा है, इसमें जो ग्रोथ हो रहा है ये कांस्टेंट ग्रोथ होता है। इसमें ग्रोथ कैसा होता है, कांस्टेंट ग्रोथ। कैसा ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा इसमें तुमको, कांस्टेंट ग्रोथ, ठीक है। क्लियर, तो ये होता है कांस्टेंट ग्रोथ। अब अगर हम लोग ज्योमेट्रिकल ग्रोथ की बात करेंगे तो ज्योमेट्रिक इतना ताम झाम ना कर रहा भाई, मैं गोला गोला चार्ट बना दे रहा हूं, उससे काम चल जाएगा, ध्यान दो। ज्योमेट्रिकल ग्रोथ अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा पेरेंट सेल, पेरेंट सेल दो सेल बनाएगा, दोनों के दोनों सेल अभी भी किस में चले जाएंगे, डिवीजन फेज में। उसमें हम नहीं गए थे, उसमें एक डिवीजन में गया था, एक डिफरेंशिएट किया हुआ था। यहाँ पे दोनों के दोनों सेल्स जो रहेंगे ये तुम्हारे डिवीजन फेज में चले गए, ये दोनों आएंगे, ये दो नए सेल्स और बनाएंगे, ये दोनों दो नए सेल्स और बनाएंगे। पहले था एक सेल, फिर हो गया दो सेल, फिर हो गया चार सेल, अब यहाँ से दो और जब आ जाएंगे तो यहाँ से तुम्हारे आ जाएंगे टोटल कितने सेल्स, 8 सेल्स। क्लियर, यहां से कितने आ गए टोटल, 8 सेल। तो देख लो ज्योमेट्रिकल मतलब पावर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ग्रोथ बोलो, या फिर इसी को बोलेंगे लीनियर ग्रोथ। क्लियर, कांस्टेंट ग्रोथ या फिर लीनियर ग्रोथ। ये जो ग्रोथ रहता है तुम्हारा वेरिएबल रहता है, तो ये वेरिएबल ग्रोथ बोलो या फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलो, ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल ग्रोथ, या इसी को बोलेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। वेरिएबल ग्रोथ या फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जैसे इसके एग्जांपल की अगर बात करोगे तो इसमें आ जाएगा तुम्हारा, जैसे मान करके चलो रूट मेरिस्टम ले लो, रूट एपेक्स ले लो, ठीक है। रूट एपेक्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, क्लियर, रूट एपिकल मेरिस्टेम होगा वहां पे। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम में तुमको जो ग्रोथ देखने के लिए मिलता है बेसिकली वो तुम्हारा एरिथमेटिक टाइप का ही ग्रोथ होता है, क्लियर। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एनलार्जमेंट तुमको उसमें देखने के लिए नहीं मिलने वाला। और वहीं अगर ज्योमेट्रिकल ग्रोथ की बात करेंगे तो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ तुम्हारा एम्ब्रियोनल स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में होता है। तो ये तुमको किसमें देखने के लिए मिलेगा, एग्जांपल में ये आ जाएगा अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलप, अर्ली अर्ली ध्यान देना, अर्ली। जब लेट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट रहता है तो वहां पे फिर ये चेंज हो जाता है, ठीक है। जो ये तुम्हारा ग्रोथ होने वाला रहेगा, जो डिवीजन होता है ये वापस से तुम्हारा हो जाएगा अरिथमेटिक में, क्लियर है। तो इसमें लिखेंगे एग्जांपल में अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट।
अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, नोट करके यहां पे चिपका लेना। पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ अरिथमेटिक ग्रोथ, इसमें लिख लेना नोट करके, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होता है। नोट करके लिखो पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। is an example of arithmetic growth। ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ अरिथमेटिक ग्रोथ। तो ये इतना डिटेल इसमें चिपकाओ। अब हम लोग इससे रिलेटेड दो ग्राफ डील करने वाले रहेंगे, दो इक्वेशंस डील करने, बहुत हैवी है नहीं, चुपचाप इक्वेशन जैसा का तैसा लिखूं मैं, वैसी का वैसा उसको याद कर लेना, और दूसरा उपाय है ही नहीं। मैथमेटिक्स समझने बैठोगे उसके लिए तुम्हारा पूरा मैथमेटिक्स का क्लास 11 और क्लास 12 का सिलेबस उठाना पड़ जाएगा। इससे बढ़िया जो इक्वेशन में यहाँ पे लिख दिया, जो ग्राफ प्लॉट कर दिया, एज इट इज रट्टा मार लो चुपचाप। चलो जल्दी जल्दी, इतने को जल्दी नोट डाउन करो तो फटाफट। डन, गुड। अब हम लोग इन ग्रोथ से रिलेटेड दो ग्राफ्स देखने वाले हैं, और साथ ही साथ में दो वहां पे तुम्हारे क्या आएंगे, क्या बोलते हैं उसको, इक्वेशंस आएंगे। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे तो पेज है नहीं, मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं, तो इसके नीचे में जो ग्राफ, मतलब उस साइड में जो ग्राफ मैं बनाऊंगा उसको इसी के नीचे बना लेना, और उस साइड में जो मैं ग्राफ बनाऊंगा उसको उसी के नीचे बना लेना। ठीक है, उसको इसके नीचे बना लेना, बेसिकली दो ही ग्राफ्स है। चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट पेज में एक तो हम लोग देखेंगे लीनियर ग्राफ, एक देखेंगे एक्सपोनेंशियल ग्राफ या सिग्मॉइड ग्राफ जिसको बोलते हैं। इस साइड में देखेंगे लीनियर ग्राफ फॉर लीनियर ग्रोथ, ठीक, और इधर हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल ग्राफ, अब ध्यान देना, जाहिर सी बात है लीनियर ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे एक लाइन ही तुमको देखने के लिए मिलने वाला होगा। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली जो ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं वो किसके किसके बीच में, पहले वो भी तुम दिमाग में बिठाओ, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब ध्यान देना यहां पे हम लोग बेसिकली ले रहे हैं प्लांट लेंथ। ठीक है, प्लांट का हम लोग यहाँ पे लेंथ की बात कर रहे हैं। आगे ध्यान देना, इस साइड में हम लोग लेंगे इसमें से टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि इनिशियली स्टार्टिंग में प्लांट का यहाँ पे जो लेंथ है ये एल नॉट है। क्लियर, इनिशियल प्लांट का लेंथ कितना ले लिया हम लोगों ने, एल नॉट। अब ये जो प्लांट का जो लेंथ है ये टाइम के रिस्पेक्ट में, भाई टाइम तो रुकेगा नहीं, टाइम आगे बढ़ते जाएगा, तो उसी रिस्पेक्ट में ये जो प्लांट का लेंथ है ये भी बढ़ते चलेगा। ठीक है, ध्यान दो, बढ़ते गया ये, और फाइनली ये पहुंच गया कि स्पेसिफिक लेंथ तक। ये क्लियर, तो ये जो इसके लेंथ का वैल्यू आया हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा यहां से मान करके चलो एल टी, टी टाइम में इसका लेंथ का ग्रोथ हो गया कितना, एल टी। क्लियर, तो यहां पे ये जो हम लोग का ग्राफ प्लॉट होकर के आया हुआ ये एक लीनियर ग्राफ है, और मैथ्स में लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का यूज करते हैं, और इसी इक्वेशन को यूज करके तुम्हारा यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट किया गया ये हो जाएगा एल टी इक्वल्स टू, यहां पे आ जाएगा ये एल जीरो, एल नॉट मतलब क्या आ जाएगा तुम्हारा सी पहली बार, और दूसरा एम एक्स की जगह पे आ जाएगा यहां से आर इंटू टी। अब किसको किसको क्या क्या बोल रहे हैं, सी ये एल नॉट से एम एक्स से ये आर टी रिप्रेजेंट होने वाला है, वो आगे पीछे लिखने का ये तरीका है, सिर्फ ये लाइन का इक्वेशन रहता है। अब किसको किसको क्या क्या बोलता है, लाइन के इक्वेशन को भूल जाओ क्योंकि वो तुम्हारे कोई काम का नहीं है अभी के लिए। और एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी में से एल टी जो है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये हो जाएगा फाइनल लेंथ। क्लियर, ये हो जाएगा तुम्हारा इनिशियल लेंथ। क्लियर, आर जो हो जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा ग्रोथ रेट। और टी तो भाई बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म है जिसके बारे में दुनिया के किसी को नहीं पता रहता।
पता हो तो लिख लेना, पैदल हो टाइम होता है, लिख लो। ठीक है, ठीक है, आ जाएगा यहां से टाइम। बस इतना ही है। बायो में और किस लेवल का मैथ्स पाओगे? ठीक है, इतना ही है, यही है ग्राफ, यही है सारा कुछ, सारा तामझाम इतने में कंप्लीट। क्लियर? लिखो लिखो, इसको बनाओ जल्दी, इसको बनाओ जल्दी, फिर नेक्स्ट वाले ग्राफ को थोड़ा सा बताते हैं, उसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा फिर। लिखो 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 फटाफट, ये ग्राफ ड्रॉ करो जल्दी। डन, गुड, वेरी गुड। अब हम लोग यहाँ पे ये जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ ले रहे हैं, इसका बेस चेंज करेंगे हम लोग। बेस चेंज करेंगे बोलने का मतलब, एक तो हम लोग टाइम इस डायरेक्शन में लेंगे ही लेंगे, उधर उसमें हम लोगों ने लिया हुआ है क्या चीज, लेंथ, या फिर इसमें हम लोग लेंगे मास, मतलब साइज। ठीक है, साइज, साइज ऑफ द पार्ट या प्लांट, जो भी लेना चाहो, तो इस साइड में हम लोग लेने वाले होंगे इसमें साइज, या फिर मास, या फिर वेट, जो लिखना चाहो। क्लियर? इस साइड में आ जाएगा इसमें से टाइम। अब ध्यान देना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो ग्राफ प्लॉट होकर के आता है वो एस शेप में आता है, एस। ठीक है, इंग्लिश लेटर एस शेप में आता है, तो इस टाइप से इसका ग्राफ प्लॉट होकर के आने वाला हो, ये इस टाइप से। क्लियर? तो ये जो शेप आता है, इस शेप को हम लोग बोलते हैं सिग्मोइड शेप। क्लियर? तो इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं सिग्मोइड ग्राफ। एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी बोल रहे हैं, और साथ ही साथ में इसको क्या बोल रहे हैं, सिग्मोइड ग्राफ। ठीक है, सिग्मोइड ग्राफ। अब ग्राफ समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया, ना आए तो भी टेंशन ना लेना, चुपचाप तीन ही टर्म्स लिखे हुए हैं, तीनों को याद कर लेना, काम चल जाएगा उतने में से। ध्यान दो, यहां से लेकर के अगर इतने पार्ट की बात करोगे तो देखो, ये जो ग्रोथ हो रहा है ये बहुत स्लो प्रोसेस से हो रहा है इनिशियली। तो जिस टाइम पे तुम्हारा ग्रोथ स्लो रेट से होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लैग फेज। लैग, लैग, लैग बोलने का मतलब थोड़ा सा पीछे होते जा रहा है, धीरे है, लैग फेज। क्लियर? क्लियर? यहां से लेकर के यहां तक का इसमें तुमको एकदम स्ट्रेट ग्रोथ देखने के लिए मिला, मतलब तुरंत ज्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। तो इस वाले फेज को हम लोग बोलते हैं लॉग फेज। लॉग, ये लैग है, ये लॉग है, लॉग फेज। क्लियर? लॉग फेज, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सिलरेटेड फेज। क्लियर? या इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज। इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलने का मतलब पावर के फॉर्म में ग्रोथ होना। ठीक है, तो यहां पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज। ठीक, और ये जो आया हुआ है, अब ये तुम्हारा कांस्टेंट जाएगा सीधा, अब ये कांस्टेंट जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज। तो ये जो तुम्हारा सिग्मोइड ग्राफ आया हुआ है, बेसिकली हम लोग इसको तीन पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया। एक हो जाएगा लेग फेज, एक हो जाएगा लॉग फेज, या फिर एक्सपोनेंशियल फेज, या फिर एक्सिलरेटेड फेज, और एक हो जाएगा यहाँ पे स्टेशनरी फेज। इसके लिए जो तुम्हारा एक्सप्रेशन बन करके आता है, मान करके चलो कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये तुम्हारा फाइनल वेट या फिर फाइनल मास को दिखाने वाला होगा, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू टी से। और ये जो इनिशियल पार्ट में है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं डब्ल्यू नॉट से, मतलब इनिशियल वेट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तब के केस में इसका जो एक्सप्रेशन ये लीनियर था, तो हम लोगों ने लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया। ये एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगेगा, सीधी सी बात है। तब के केस में इसका फॉर्मूला जो बनकर के आता है वो ये हो जाएगा, ध्यान देना, डब्ल्यू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई टू दावर आर टी। अब यहां पे किसको किसको क्या क्या बोला जाएगा बोलने से, डब्ल्यू टी फाइनल वेट, डब्ल्यू नॉट इनिशियल वेट, ई जो लिखा हुआ है ये हो जाएगा बेस ऑफ लॉग ई, जो रहता है ना, ये वही ई है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। और उसका पावर, पावर आर टी है, आर का वैल्यू पता ही है, ग्रोथ रेट, और टी हो जाएगा यहां से टाइम। तो यहां से लिख लो, ये हो जाएगा फाइनल वेट, ये हो जाएगा इनिशियल वेट। क्लियर? ई को बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, आर हो जाएगा यहां से रेट ऑफ ग्रोथ या ग्रोथ रेट।
क्लियर। और टी यहां से आ जाएगा भाई टाइम पीरियड या फिर टाइम। बस इतना ही डिटेल है तुम्हारे ग्राफ को लेकर के, बहुत ज्यादा कुछ डिटेल था नहीं। लीनियर ग्राफ आता है, लाइन आता है, लाइन का एक्सप्रेशन ये होता है, इससे कंपेयर करके हम लोगों ने इसका एक्सप्रेशन बना डाला, ठीक है। और इस साइड में तुम्हारा सिग्मोइड ग्राफ मिलने वाला होगा, इनिशियल वेट डब्ल्यू नॉट, फाइनल वेट डब्ल्यू टी। उसके बाद फिर यहाँ पे सिग्मोइड ग्राफ मिलने वाला होगा, 3 उसके डिफरेंट फेजेस हो जाएंगे, लेग फेज, लॉग फेज और स्टेशनरी फेज। एक एक्सप्रेशन कैसे मिलेगा बोलने से, डब्ल्यू टी इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट ई टू द पावर आर टी। बस इतना ही है तुम्हारे ग्रोथ रेट को लेकर के। जल्दी लिखो जल्दी, फिर ग्रोथ को लेकर के 2 और टर्म्स हम लोग डील करने वाले होंगे। जल्दी लिखो जल्दी। डन, वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, तो ये बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं, कंपेरेटिव ग्रोथ देख रहे हैं हम लोग, मतलब कि क्वांटिटेटिव ग्रोथ देख रहे हैं यहां से। क्लियर क्लियर। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, वेट। हाँ है भाई, ठीक। मेरे को लगा रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है अभी, हालत खराब हो गया होता मेरा। एक तो 1 घंटे के आसपास का क्लास होने ही वाला है, पता चलता कि अभी रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं है, गया सारा वीडियो चला जाता फिर। हालांकि ऐप वालों को कोई दिक्कत है, ऐप वालों का झंझट नहीं है, ऐप वालों फ्री रहते हो, ऐप वालों का कोई समस्या नहीं है। ऐप में जो लोग हैं उन लोग का कोई समस्या नहीं है, उनको आराम से अपना वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में किसी ना किसी तरीके से मिल ही जाएगा। समस्या होता है बोलेंगे तो मेरे लिए, क्लियर। मेरे को एक तो रिकॉर्डेड चाहिए रहता है वीडियो कंटेंट, वो एक तो चाहिए, और दूसरा कुछ लोग जो है वो तुम्हारे जूम से डायरेक्ट क्लासेस करते हैं, तो जूम वालों के लिए अलग से मेरे को रिकॉर्डेड देना रहता है, ठीक है। तो वो खैर उन लोग का तो झंझट ज्यादा रहता नहीं है, वो लोग करे तो करे, ना करे तो ना करे, वैसा वाला सिचुएशन रहता है। बाकी ऐप वालों के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट है, उसके ऐप वालों को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐप वालों के लिए कोई, मेरे को भी दिक्कत नहीं होता, ऐप से भी मेरे को एक्सेस मिल जाता है वीडियो को डाउनलोड करने का, लेकिन ऐप में जो रहता है वो उतने हाई क्वालिटी में मिलता नहीं है। और यहां से अगर मैं डायरेक्ट उसको रिकॉर्ड करूंगा तो वो बेहतरीन क्वालिटी में आता है, जो तुमको यूट्यूब में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। क्लियर। चलो, हालांकि तुम लोग जो देखते रहते हो बीच में जो नेटवर्क का इशू आ जाता है वो रिकॉर्डेड में नहीं आता, आ रहा समझ में। तुम्हारे लाइव क्लास में बीच में कभी कभार जो नेटवर्क का इशू आ जाता है, जो वीडियो ब्लर हो जाता है या फिर वीडियो दिखाई नहीं देता, वो रिकॉर्डिंग में नहीं होता ये प्रॉब्लम। क्लियर, ठीक है। चलो भाई ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे थे, लिखो। जो हम लोग यहाँ पे क्वांटिटेटिव ग्रोथ देख रहे हैं, इसको कंपेयर करने के हमारे पास 2 और नए तरीके हैं जो तुम्हारे बुक में मेंशन किया हुआ है। तो लिखो 2 न्यू मोड्स, ऐसे लिखो 2 मोड्स फॉर क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, 2 मोड्स, किन्हीं भी 2 ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास 2 और नए मोड हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लोग 2 जो नए मोड आएंगे उसको हम लोग क्या क्या बोलेंगे, एक तो हो जाएगा तुम्हारा एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, मतलब परसेंटेज के फॉर्म में, ठीक है, एब्सोल्यूट ग्रोथ परसेंटेज। और एक हो जाएगा तुम्हारा रिलेटिव ग्रोथ परसेंटेज, परसेंटेज के फॉर्म में लिखो इसको। क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले नंबर पे एब्सोल्यूट ग्रोथ परसेंटेज, और सेकंड नंबर पे इसमें हम लोग लिखेंगे रिलेटिव ग्रोथ परसेंटेज। भाइयों वालों का मैथ का फॉर्मूला बड़ा खतरनाक होता है। मैं मेरे को भी कभी कभार समझ में नहीं आता कि एक्चुअली में वो लिखना क्या चाहते हैं, ठीक है। जैसे एब्सोल्यूट ग्रोथ परसेंटेज के लिए फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला होता है जैसे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, या फिर एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट के लिए हम लोग अगर फॉर्मूला लिखेंगे या परसेंटेज के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसमें से ग्रोथ कितने का हुआ, ठीक है, डिवाइड बाई टाइम और मल्टीप्लाई बाई 100। ये होता है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट के लिए। मैंने लाइफ में अपने कभी मैथ्स में ऐसा फॉर्मूला नहीं देखा था, ठीक है, लेकिन है, अब है तो है, पढ़ेंगे भाई, अपना ही है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ग्रोथ डिवाइड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाई 100। और रिलेटिव ग्रोथ के लिए क्या होता है, यहां से ग्रोथ डिवाइड बाई, ये हो जाएगा रिलेटिव ग्रोथ के लिए आरजीआर।
उसको मैंने AGR लिखा हुआ है। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, ये हो जाएगा रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ डिवाइड बाय इनिशियल ग्रोथ, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अरे लिखो पैदल हो, मैं सॉल्व नहीं किया तुम्हारे बुक में, इसको मैं सॉल्व कैलकुलेशन करवाऊंगा यहाँ। अरे तुम्हारे बुक में खाली इमेज देख करके छोड़ दिया, एक छोटा सा पैराग्राफ बना दिया है, छोड़ दिया। यहाँ पे मैं 2 लाइन का कैलकुलेशन और करवाऊंगा तुम्हारे बुक में। हाँ, कॉपी में ना लिखना तो बुक में लिखो, लेकिन लिखो। अब ध्यान दो, यहाँ पे तुम्हारे बुक में 2 डायग्राम्स बनाए हुए हैं, 2 लीफ के डायग्राम्स बनाए हुए हैं। चलो, अब इस वाले लीफ का तुम्हारा सरफेस एरिया दिया हुआ है मे बी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर नंबर उल्टा पुल्टा लिख दो तो भी समझ लेना कि भाई एग्जांपल ही ले रहे हैं, मेरे को बस समझाना है। नंबर मेरे को एक्चुअली में याद नहीं है, जितना मेरे को याद आ रहा है मैं उतने को लिखते चल रहा हूँ। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका दिया हुआ है, और अगर इसका पूरा ग्रोथ होने के बाद ये जो तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है, इसका 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 रीजन, इसका एरिया दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये में भी तुम्हारा 50 दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो ग्रोथ पार्ट है, इसको मतलब ग्रोन पार्ट जो है, जो ग्रोथ हो चुका है, इसको दिया हुआ है 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब हम लोग को इन दोनों के बीच में ग्रोथ निकालना, मतलब कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले इसमें एब्सोल्यूट ग्रोथ देख लेते हैं दोनों में कि कितने का डिफरेंस आ रहा होगा, और इसके बाद देख लेंगे कि इन दोनों में रिलेटिव डिफरेंस का, सॉरी, रिलेटिव ग्रोथ का कितना डिफरेंस आ रहा होगा। तो जैसे अगर एब्सोल्यूट ग्रोथ की बात किया जाए, ठीक है, इसको मान लो A, इसको मान लो B, तो सबसे पहले नंबर पे हम लोग देखेंगे एब्सोल्यूट ग्रोथ। ठीक है, पहले ए नंबर पे, ए नंबर के लिए क्या हो जाएगा, यहां से फॉर्मूला क्या है, ग्रोथ। तो ग्रोथ कितना हुआ, पहले 5 था, लिखे हैं कि नहीं, हाँ पहले 5 था, अब 10 हो चुका है। तो ग्रोथ कितना हुआ, 10 माइनस 5 मतलब 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का। जितना का ग्रोथ हुआ रहता है उसको लिखना है। क्लियर? टोटल ग्रोथ को नहीं लिखना, जितने का ग्रोथ हुआ है डिफरेंस, इनिशियल ग्रोथ कितने का था, फाइनल ग्रोथ कितने का हुआ, तो फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल ग्रोथ, यही तुम्हारा क्या होता है, ग्रोथ। क्या आ जाएगा यहां से, 5 डिवाइड बाई, टाइम लेना है। अच्छा, टाइम नहीं लिए हैं, टाइम एक काम करो, टाइम, ग्रोथ ऑफ टाइम, टाइम इसमें लिख लो, लेट टाइम इज इक्वल टू 1 आवर। दोनों के लिए 1 आवर ही लिए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 5 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, 500 परसेंटेज। ठीक है, फॉर बी, बी के लिए निकालोगे तो कितना आ जाएगा, पहले 50 था अब 55 हो चुका है, मतलब ग्रोथ कितने का हुआ, अभी भी 5 का ही हुआ है। डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, 500 परसेंटेज का। मतलब कि अगर हम लोग इस पे एब्सोल्यूट ग्रोथ की बात करेंगे तो दोनों का तुम्हारा ग्रोथ रेट क्या है, इक्वल है। समझ में आ गया? लेकिन रिलेटिव ग्रोथ, अब ध्यान देना, एब्सोल्यूट ग्रोथ बोलने का मतलब अपने का ही ग्रोथ कितना हो रहा है बस उसको देखना है, दूसरे से कंपेयर करना ही नहीं है। कंपैरिजन करोगे तो फिर ऐसे तुमको वैल्यूज मिलेंगे सिमिलर टाइप के, जो कि तुम्हारे नॉन कंपेरेबल है। मतलब भाई इतने बड़े साइज में छोटा सा ही बस इसमें से डिफरेंस का चेंज हुआ है, इसका लगभग लगभग डबल चेंज हो गया है। आ रहा बात समझ में? तो इसीलिए ग्रोथ को हम लोग रिलेटिव देखते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा क्या बोलते हैं, रिलायबल होता है और एक्यूरेट होता है। तो अब हम लोग इन दोनों का ही क्या निकालेंगे, रिलेटिव ग्रोथ रेट या ग्रोथ परसेंटेज। सेकेंड, ए के लिए इसमें ग्रोथ कितने का हो रहा है, 5 का, जबकि इनिशियल ग्रोथ इसका कितने का था, कहा कितने का था, 5 का ही था। मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल कितना आ गया, 100%। तो भाई इसमें जो तुम्हारा ग्रोथ हुआ है 100% का, पहले 5 था अब 5 का और उसमें इंक्रीमेंट हो गया, मतलब जितना पहले था उतना और हो गया, मतलब डबल हो गया। डबल हुआ है तो ग्रोथ कितने का होता है, 100% का होता है। जब भी कोई सा भी चीज डबल हो जाता है तो उसमें ग्रोथ का लेवल 100% होता है, 100%। आ गया होगा ये समझ में? तो इसमें ग्रोथ कितना हुआ है, 100% का हुआ है। जबकि हम लोग बी वाले की अगर बात करेंगे तो इसमें तुम्हारा ग्रोथ तो हो गया 5 का, लेकिन इनिशियल इसका वैल्यू कितने का था, 50 का, इज इक्वल मल्टीप्लाई बाई 100 कितने का आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 10। मतलब ये आ जाएगा टोटल 10% का।
मतलब कि ये है कि अगर दोनों को कंपेरेटिवली देखेंगे, इसमें कितने परसेंट का ग्रोथ आ गया? 100% का। और उसके कंपेरेटिवली इसमें कितने परसेंट का ग्रोथ आया हुआ? मात्र 10% का। ठीक है, मात्र 10% का। तो हमारे लिए ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा कंपेरेटिव वैल्यू प्रोवाइड करने वाला जो वैल्यू रहता है, ये तुम्हारा रिलेटिव ग्रोथ परसेंटेज होता है। बस इतना ही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। क्लियर? छापो इतने को। एक आखिरी टॉपिक बचेगा ग्रोथ को लेकर के, फिर हम लोग कल वाले क्लास से डेवलपमेंट चालू करेंगे। पहले इतने को लिखो जल्दी से, फिर मैं तुमको एक छोटा सा टॉपिक करवाता हूं, इसके बाद हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा ग्रोथ। जल्दी, डन, गुड। अब हम लोग देखेंगे इस ग्रोथ वाले टॉपिक का सबसे आखिरी टॉपिक। क्लियर? हेडिंग लगाओ, कंडीशंस फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? क्या चाहिए ग्रोथ के लिए? सीधी सी बात है, प्लांट का अगर ग्रोथ करवाना है, ऑक्सीजन चाहिए, लाइट चाहिए, एयर चाहिए, मतलब ऑक्सीजन तो आ ही गया, एयर चलो एयर छोड़ो, ये हो गया। वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, ग्रेविटी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। क्लियर? वही लिखना है भाई, उससे ज्यादा कुछ नहीं दिया बुक में। कल ही बता दिया था मैंने, प्योर थ्योरी वाला चैप्टर है, प्योर थ्योरी। कुछ भी एक्स्ट्रा तुमको हैवी लेवल का देखने के लिए मिलेगा ही नहीं। मतलब जो लोग ऐसे रटने वाले नहीं होते, हाँ, उनके लिए तो बेस्ट चैप्टर है, बेस्ट। क्लियर? चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और ये बेस्ट चैप्टर। जिनका जिनका रटने का एबिलिटी बहुत बेहतरीन है, उनको मजा आ जाता होगा ये 4 चैप्टर पढ़ने में। ठीक है? और जितने लोग पूरे कॉन्सेप्ट के भरोसे में रहते हैं, ये 4 चैप्टर में आंसू निकल जाते हैं उनके। आ रहा समझ में? क्लियर? चलो, तो यहां से क्या आ जाएगा? कंडीशन फॉर ग्रोथ। सबसे पहले नंबर पे लिखेंगे यहाँ पे क्या क्या आएगा? ऑक्सीजन। क्लियर? सेकंड नंबर पे वाटर का रिक्वायरमेंट रहेगा। ठीक है? थर्ड नंबर पे आ जाएगा लाइट। फोर्थ नंबर पे आ जाएगा इसमें से न्यूट्रिएंट्स। क्लियर? फिफ्थ नंबर पे इस पे आ जाएगा ग्रेविटी। ग्रेविटी भी इंपॉर्टेंट है, बिना ग्रेविटी का तुम्हारा रूट का ग्रोथ ही नहीं हो पाएगा। आ रहा बात समझ में? तो ये सारे पॉइंट्स इसमें से तुमको देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब इनके बारे में हम लोगों को पहले ही पता है भाई, इसके बारे में कितना डिटेल लिखोगे? चुपचाप इतना लिखो और छोड़ दो। ऑक्सीजन क्या के लिए इंपॉर्टेंट होता है? एक तो तुम्हारा रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, साथ ही साथ में बॉडी में कैटाबोलिक एनाबोलिक प्रोसेस, मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेस करने के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है। भाई तोड़ना जोड़ना भी तो इसी से किया जाता है बहुत सारे। ठीक है? वाटर का रिक्वायरमेंट क्यों है? फोटोसिंथेसिस करेगा, प्लांट के लिए बहुत नेसेसरी पार्ट हो रहता है। बहुत सारे एक्टिविटीज में वाटर का रिक्वायरमेंट रहता है, इसीलिए वाटर रिक्वायर्ड है। लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट है। न्यूट्रिएंट्स, दोनों टाइप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए इसको, माइक्रो लेवल के भी और मैक्रो लेवल के भी। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इसके लिए एसेंशियल होंगे, और साथ ही साथ में मैक्रो भी इसके लिए एसेंशियल होने वाले होंगे। ग्रेविटी दिया हुआ है, ग्रेविटी का मतलब क्या हो जाएगा? ग्रेविटी जो रहता है तुम्हारे रूट के ग्रोथ को बढ़ाने वाला होगा, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला होगा। सीधी सी बात है। क्लियर? और तुम्हारे भेजे में पिछले पढ़े हुए टॉपिक से जितने चीजें आ रहा होगा, इन सारे टर्म्स को लेकर के छाप सकते हो, उसके लिए मैं कोई रोक टोक नहीं करूंगा। और तुम्हारा इच्छा है इसके जितने पॉइंट्स और आगे बना करके लिखना चाहो लिख लो, लेकिन इससे ज्यादा मैं और नहीं बताऊंगा। ठीक है? क्लियर? इससे ज्यादा अगर जानना हो तो आखिरी का पेज है, मतलब आखिरी का पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ मुश्किल से 8-10 लाइन का होगा, वो एक बार रीडिंग मारो तुमको पता चल जाएगा इसके बारे में कितने हैवी एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है? उसके बाद फिर इनके जो भी कंटेंट तुमको वहां से लिखने के लायक लगे, चुपचाप लिख लेना। आ गया होगा समझ में? मेरे को ये नाम के अलावा इससे और ज्यादा कुछ दिखा ही नहीं। ठीक है? क्लियर? नाम के अलावा मेरे को उसमें और कुछ ज्यादा दिखा ही नहीं काम के लायक। फिर भी एक बार चेक कर लेना, क्या पता तुम्हारे आंख में दिख जाए, तो दिख जाएगा तो लिख लेना भाई उसको। क्लियर? इतने में हम लोग का ग्रोथ का टॉपिक जो है हो गया कंप्लीट पूरा। अब नेक्स्ट कल वाले क्लास हम लोग चालू करेंगे डेवलपमेंट। ठीक है? अब ध्यान देना, देखो यहां से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं। हाँ, डेवलपमेंट से तुम्हारा थोड़ा सा टॉपिक ठीक ठाक रहता है, वहां से तो तुमको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, और उसके बाद सीधा का सीधा हम लोग फाइटो हार्मोन्स जो देखने वाले रहेंगे 5 टाइप के, वो तुम्हारे इस चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्लियर? ठीक है? क्लियर? हमको प्राइमरी फोकस मतलब ज्यादा फोकस उन सारे क्या बोला जाए उसको, हार्मोन्स पे करने हैं। उनके फंक्शंस क्या होंगे, कैसे काम करने वाले रहेंगे, कौन सा किस टाइप से एक्ट करने वाला होगा। ठीक है? तो उन सब चीजों के बारे में हम लोग को डिटेल देखना होगा। बस
आज के लिए हम लोग का इतना ही था। ग्रोथ इतने में तुम्हारा हो गया कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट और उसके बाद फाइटो हार्मोन्स, फिर ये चैप्टर भी हो जाएगा खत्म। मुश्किल से 2 या 3 ही क्लास लगे, इस हफ्ते में निपटाएंगे, खत्म कर देंगे पूरा, ठीक है। इस हफ्ते में ये कंप्लीट हो ही जाएगा। मैंने तुमको पहले भी बोला था। अब आने वाले जो चैप्टर्स हैं तुम्हारे बहुत ज्यादा लेंथी है नहीं, छोटे छोटे मतलब कि है भाई, ऐसा नहीं है कि बहुत ही छोटे हैं, ठीक ही ठाक लेंथ के है। बट प्रीवियस जो चैप्टर्स हम लोगों ने इतने लंबे लंबे टाइम पीरियड के लिए पढ़ा हुआ था, अब इसके लिए उतना रिक्वायरमेंट नहीं हुआ, क्योंकि मैक्सिमम चीजें कॉन्सेप्ट के फॉर्म में हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में कवर कर चुका है। अब बार बार जब वो आएगा तो उसको बार बार थोड़ी ना एक्सप्लेन किया जाएगा, सिर्फ नाम बोल करके छोड़ दिया जाएगा, सीधी सी बात। क्लियर? तो इस हिसाब से अब जो टॉपिक्स रहेंगे वो थोड़े से स्पीड में निकलेंगे। चलो भाई ठीक है। हाँ, इतने में अगर किसी को कुछ डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो, उसके बाद सेशन एंड किया जाएगा, ठीक है। देख लो, जल्दी देख लो, अगर इतने में किसी को कुछ थोड़ा मोड़ा डाउट हो तो पूछ लो। अच्छा, टेम्परेचर भी दिया, बताया तो भाई। टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर व्रेशर जो तुम्हारा इच्छा सब लिख डालो इसी में। 6 नंबर एल है टेम्परेचर, जरूरी है, क्योंकि प्लांट का जो ग्रोथ रहता है हम लोगों ने अभी अभी इस टॉपिक में ही कवर किया था कल वाले क्लास में कि ऑप्टिमम टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है। उस मतलब प्लांट के ग्रोथ के लिए भी ऑप्टिमम टेम्परेचर का ही रिक्वायरमेंट रहता है। जला आग के अंदर में लेकर जाके झोंक दोगे, प्लांट थोड़ी ना ग्रोथ करेगा वहां पे। आ रहा बात समझ में? तो प्लांट पे भी डिपेंड करता है कि वो कौन से वाले रीजन में है, ठीक है। तो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए भी ऑप्टिमम टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है, बहुत ज्यादा हैवी ना ही बहुत ज्यादा कम। क्लियर? मतलब बहुत ज्यादा ना ही हाई टेम्परेचर ना ही बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है जिसमें प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, चलो बस इतना ही था। अच्छा, नो डाउट, नो डाउट, गुड गुड, वेरी गुड। तो डाउट नहीं है किसी का। आज हम लोग का इतना ही था। इतने में से तुम्हारा ग्रोथ जो हो चुका है वो कंप्लीट। चाहो तो बुक से ग्रोथ तक के टॉपिक तक का रीडिंग मार सकते हो, ठीक। इसके बाद कल हम लोग चालू करेंगे डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। उसको तो मैं बीच में बता दूंगा तुमको कहीं पे भी। वो जो टॉपिक इसके बाद का दिया हुआ है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, वो मैं तुमको बीच में करवा दूंगा। कल हम लोग सीधा टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना डेवलपमेंट का। क्लियर? ठीक है, चलो भाई ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। अब नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे कल।